रिविजन, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंबल अप। तुम्हारे पेपर में एक चैप्टर नहीं आने वाला, दो चैप्टर नहीं आने वाले, लगभग 100 चैप्टर तुम्हारे पेपर में आने वाले कि रिवीजन किस तरीके से करने हैं और कितने तरीके के रिवीजन होते हैं। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और बिना रिवीजन के हमारी पूरी जेईई या नीट की जर्नी एकदम रूखी होती है। विदाउट रिवीजन तुम जितना भी पढ़ते रहो, जितनी भी मेहनत पुट ऑन करते रहो, उसका कोई भी रिजल्टेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट आउटकम नहीं आने वाला। हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कि हाउ टू डू रिवीजन एफिशिएंटली, हाउ टू डू रिवीजन इन अ प्रॉपर वे। आज इसी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब रिवीजन के बारे में बात करने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर मान लो तुम नए नए हो और तुमने अभी 11th क्लास में अपनी कोचिंग ज्वाइन करी है एंड तुम चीजें पढ़ते जा रहे हो, तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि एज सच रिवीजन की अलग से कोई खास जरूरत नहीं है। पर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप बेसिक मैथ्स से काइनेमैटिक्स पर बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे एनएलएम आएगा और वर्क पावर आएगा, तब आपको पता पड़ेगा कि मैं वर्क पावर पर आ गया पर मैं बेसिक मैथ्स की कई सारी चीजें भूलता जा रहा हूं। और क्योंकि हमारी जेईई या नीट की जर्नी बहुत लंबी होती है, 2 साल लंबी होती है, उस पूरी जर्नी में इतने सारे चैप्टर आते हैं कि पुराना चैप्टर जो डे 1 पर करा होगा वो तो भूल ही जाते हैं। ऐसे में रिवीजन कम्स इन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, तुम्हारे पेपर में एक चैप्टर नहीं आने वाला, 2 चैप्टर नहीं आने वाले, इकट्ठे लगभग 100 चैप्टर तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। ऐसे में उन 100 चैप्टर्स के बेसिक चीजों को बार बार याद रखना इट्स वेरी टफ कि एंड डे में हो। इसलिए लगातार पूरे 2 साल हमें रिवीजन करना पड़ता है। ऐसा नहीं होने वाला कि पेपर के एंड के 2-3 महीने में तुम चीजें फिर से याद करने की कोशिश करोगे और याद रहेंगी, नहीं। दिस इज हाउ वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंबल अप। रिवीजन एंड में करने वाली चीज नहीं होती। रिवीजन इज अ थिंग व्हिच हैव टू बी डन डेली। इसी से हम बढ़ते हैं आगे कि रिवीजन किस तरीके से करने हैं और कितने तरीके के रिवीजन होते हैं। भैया, इज देयर टाइप्स ऑफ रिवीजन? जी हां, कम से कम 4 टाइप के रिवीजन होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट, ईच चैप्टर रिवीजन, बट वी विल कम ऑन टू दिस पॉइंट थोड़ी देर बाद। उससे पहले आता है ईच डे रिवीजन, हर दिन रिवीजन रेगुलर वाली। कहने का मतलब क्या है? मान लो तुम्हारी क्लास थी, तुम्हारी क्लास 1 थी फिजिक्स की, तुम्हारी क्लास 2 थी केमिस्ट्री की और तुम्हारी क्लास 3 थी बायो की, ठीक है। तो अब तुमने फिजिक्स की क्लास में आज जो पढ़ा, केमिस्ट्री क्लास में आज जो पढ़ा और बायो की क्लास में आज जो पढ़ा, कल फिर से क्लास में आने से पहले तुम्हें इस सबको रिवाइज करना पड़ेगा। भैया, व्हाई दिस रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई शुड आई डू दिस रिवीजन, इस बात को मैं एक बार प्यार से समझाता हूं। देखो, अब अगर तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर में मान के चल रहा हूं कि चाहे तुम्हारी ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, एटलीस्ट एक चैप्टर मिनिमम 10 to 15 लेक्चर्स का होता है, ठीक है। अब अगर 10 से 15 क्लासेस लगने वाली हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर की, जस्ट मान लेते हैं कि एनएलएम की क्लास चल रही थी फिजिक्स में, ठीक है। अब एनएलएम में 15 दिन क्लास चलेगी। अब तुम 15 दिन डेली पढ़ते रहोगे और फिर एकदम जो डे 1 पे पढ़ाया होगा वो तुम 15वें दिन पे रिवाइज करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डे 1 की चीज को याद करने के लिए, जिसमें बहुत सारा टाइम जा रहा होगा। और क्योंकि साथ ही साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, यू हैव टू डू दी सॉल्विंग, यू हैव टू कंटिन्यूअसली गो फॉर दी क्लासेस, यू हैव टू डू दी होमवर्क वाला पार्ट, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक एवरीथिंग सिस्टमैटिक इज रिवीजन। क्योंकि अभी मॉक टेस्ट होंगे या जो भी चीजें आगे होंगी या फिर चैप्टर रिटेन करने के लिए तुम बार बार अलग से टाइम स्लॉट नहीं निकाल पा रहे होगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो तुम्हारा 15 तारीख को मॉक टेस्ट है कोई, है ना, अभी तारीख है 1 और चैप्टर्स लगातार चलते रहे हैं, लेकिन जो पिछले 15 दिन में चैप्टर्स कराए थे वो चैप्टर्स आ रहे हैं। तो अभी तुम या तो करंट चैप्टर्स को सैक्रिफाइस करोगे अपने मॉक टेस्ट के लिए, या फिर तुम करंट चैप्टर्स करते रहोगे और मॉक टेस्ट में कम अच्छा परफॉर्म करोगे। तो फिर ऐसे में टू टेक आउट अलग से टाइम फॉर योर मॉक टेस्ट प्रिपरेशन, इट्स नॉट गोना हैपन। एंड सेम हैपेंस इन दी रियल पेपर। रियल पेपर में तुम करंट करते रहते हो और आखिर में 2 महीने बचते हैं। अब 2 महीने में कैसे तुम पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे? दैट इज व्हाई डेली रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कमिंग दी पॉइंट हियर कि अगर तुम डे 1 का रिवीजन डे 2 पे कर लोगे, तो फिर डे 2 पे जो तुम पढ़ रहे होगे वो डे 3 पे कर लोगे। और इस तरीके से जब तुम आखिर वाले 15 दिन पे पहुंचोगे तब तुम बोलोगे ऑलमोस्ट सारा चैप्टर तो रिवाइज है ही, कितनी बार पढ़ लिया पहले ये चैप्टर, थोड़ा सा पलटना है। और इस सब में अलग से यू वोंट बिलीव मी कि एनएलएम का पिछले दिन कितना पढ़ा है, इस बात को रिवाइज करने में मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट लगेंगे। और डेली के 20-25 मिनट पर सब्जेक्ट, यानी कि बस 1 घंटा अगर 3 सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएं, डेली 1 से 1.5 घंटा अगर हम रिवीजन करें तो हमारी जर्नी कितनी स्मूथ हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि टाइप 2 रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। रिवीजन हैज टू बी डन डेली। जो भी करंट क्लास में पढ़ाया गया हो उसको डेली रिवाइज करना है। पर भैया ये थोड़ी बोरियत जैसी नहीं हो जाएगी? मैंने डे 1 पे रिवाइज करा, फिर डे 2 पे रिवाइज करा, फिर डे 3 पे रिवाइज करा, डे 4 पे रिवाइज करा, भैया 5th डे पे रिवाइज करने में मुझे बहुत बोर लगेगा, क्योंकि मैं सेम डे 1 वाला 4 बार पढ़ चुका हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही। इसीलिए आता है टाइप 2 का रिवीजन। डे 5 पे यू डोंट हैव टू रिवाइज दी प्रीवियस डे वाला रिवीजन, जो पिछले दिन पढ़ाया गया उसका रिवीजन नहीं करना है। डे 5 पर आपको क्या करना है?
डे 5 पर आपको करना है ईच चैप्टर रिवीजन। मतलब क्या है इसका भैया? अरे तुम पहले भी तो कई चैप्टर पढ़ चुके होगे। मान लो तुम एनएलएम कर रहे हो तो तुम काइनेमैटिक्स पहले पढ़ चुके हो ना। अगर तुम एनएलएम कर रहे हो तो उससे पहले काइनेमैटिक्स पढ़ चुके हो ना। नाउ दिस डे टेक आउट द 1 hour एंड रिवाइज दैट पर्टिकुलर चैप्टर। 1 घंटे में तुम काइनेमैटिक्स पढ़ लोगे अगर 15 दिन पहले ही पढ़ा था। मान लो अभी काइनेमैटिक्स खत्म हुआ था, तुमने उसको तमीज से रैप अप करके छोड़ा है, ठीक है, और अब 5 दिन शुरू हो चुके हैं या 1 हफ्ता हो चुका है, तुम्हें नया चैप्टर वर्क पर एनर्जी शुरू करे हुए या एनएलएम शुरू करे हुए, तो काइनेमैटिक्स रिवाइज करने में मुश्किल से 1 घंटा ही तो जाएगा। तो इसीलिए आता है टाइप 1 रिवीजन, जिसको हम बोलेंगे ईच चैप्टर का रिवीजन, हर चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। हर चैप्टर का रिवीजन हर 1 हफ्ते में करता रहना है। मतलब क्या है? अब यू कैन डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू यू और यू कैन कंसल्ट योर टीचर्स कि एटलीस्ट हर 10 दिन में या हर हफ्ते एक पुराना चैप्टर जरूर रिवाइज करें। हर 10 दिन में या हर हफ्ते एक पुराना चैप्टर रिवाइज जरूर करें, और उसके लिए अलग से घंटे नहीं निकालने होते हैं। यू जस्ट हैव टू टेक 2 or 3 hours। और मैं सिर्फ एक बोल रहा हूं, मैं पर सब्जेक्ट एक नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं तीनों सब्जेक्ट को मिला के एक भी कर लोगे तो भी बहुत होता है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस जर्नी इज योर, ये जर्नी तुम्हारी है, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पेपर की प्रिपरेशन के लिए, चैप्टर रिटेंशन के लिए, और अच्छे से अच्छे आगे बढ़ पाओ, इस चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। तो रिवीजन का टाइम कहां से निकाल के कहां पुट ऑन करना है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली वी कैन टेल यू अ रफ स्ट्रक्चर कि 5 दिन में कर लो, 6 दिन में कर लो, पर यार आपको पूरे दिन में पढ़ाई करनी पड़ेगी, और कहां किस टाइम पर किस सेक्शन ऑफ पढ़ाई की जरूरत है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। यही फर्क होता है एक उस बच्चे में जो अंत में सफल होता है, और एक उस बच्चे में जो बहुत मेहनत करता है लेकिन काफी निराश होता है। उसकी निराशी इस बात में होती है कि मैंने मेहनत तो करी, लेकिन अगर थोड़ी और मेहनत कर लेता, अगर मैं थोड़ी कमजोरी या फिर मक्कारी नहीं देता। वी हैव टू बी दिस वन। हमें समझना पड़ेगा जर्नी में इन्वॉल्वमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि बी इन्वॉल्वड इन योर जर्नी, बी प्रेजेंट इन योर जर्नी। अपनी लाइफ में प्रेजेंट रहो, मौजूद रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप 3 रिवीजन से, मॉक टेस्ट वाले रिवीजन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे मुझसे बोलते हैं भैया मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आया। मैं कभी नहीं देखना चाहता कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए। मैं ये देखना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट से पहले मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरीके से हुई। अगर मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन तमीज से हुई होगी, ऐसा हो नहीं सकता मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए। इफ यू टेल मी वेरी प्रॉपर्ली, you done the theory part of that particular chapter, you done the solving part of that particular chapter, you done the revision and mind making part of that particular chapter, and तुमने उस particular chapter के previous year question और थोड़ा mock test से खुद को टेस्ट भी कर लिया कि मैं कितने सवाल कर पा रहा हूं, and तुमने माइंड मैप बना के उस चैप्टर को रैप अप कर दिया, ठीक है। अब जब तुम टेस्ट हो गए, तुमने फिर से वो माइंड मैप पढ़ा, और अगर तुमने ये सारे काम अच्छे से करे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मॉक टेस्ट में नंबर ना आए? तो इसीलिए कहते हैं कि मॉक टेस्ट से पहले वाला रिवीजन, या फिर ये बोलूं कि मॉक टेस्ट से पहले वाला प्रोसेस जो हमें फॉलो करना है वो ये है। पहले थ्योरी अच्छे से, फिर सॉल्विंग, फिर क्या कहते हैं प्रैक्टिस एंड वो वाली चीज, उसके बाद पीवाईक्यू और मॉक, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन जो होता है वो माइंड मैप से होता है। अब भैया ये माइंड मैप कैसे बनता है, इस पे भी बात करते हैं। माइंड मैप देखो क्या होता है। माइंड मैप होता है पूरा कागज, और एक कागज नहीं हो सकता है वो 2 कागज हो, ऐसे 2 कागज, ठीक है। इन दोनों कागज में, तीनों कागज में आप क्या करते हैं, सबसे पहले माइंड मैप बनाने से पहले एक और चीज होती है जिसको कहता हूं मैं कोरा कागज टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, पूरा चैप्टर खुद को पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, और जितनी भी चीजें चैप्टर में कवर हुई हैं वो सारी एक बार रिपीट कर रहे होते हैं। जब आप ये कर लेते हैं और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर आप डिसाइड करते हैं कि अब इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, या फिर वो चीजें क्या हैं जिन पर सवाल आ रहे हैं, या फिर वो ऐसी हेडलाइंस ऑफ दिस चैप्टर क्या है। जैसे अगर हम काइनेमैटिक्स या फिर सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें, तो सॉल्यूशन चैप्टर में क्या है, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन टर्म्स है। कंसंट्रेशन टर्म्स है, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद वेपर प्रेशर के बारे में चीजें हैं कि वेपर प्रेशर कब बढ़ता है कब घटता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी क्या कहते हैं वेपर प्रेशर हो जाता है, उसके बाद आती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हेनरीज लॉ है। उसके बाद और कुछ है क्या जी, हाँ बीच में एजियोटोप्स का कुछ हिस्सा है, और कुछ मिसलेनियस एनसीईआरटी का हिस्सा है। बस ये पूरा चैप्टर है। अब ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग में माइंड मैप बन गया। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चारों का अपना फॉर्मूला है, सब में विंटॉफ फैक्टर लग सकता है। इस तरीके से पूरा माइंड मैप जब आपके दिमाग में बन जाता है एक चैप्टर का, तब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तब आप सवाल देख के डरते नहीं, आप कहते हैं कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लगेगा, तब चीजें ज्यादा अच्छे से प्रोसीड कर पाते हैं। सो माइंड मैप मेकिंग अच्छे से तभी होती है जब आपने कोरा कागज टेस्ट कराओ, अलग से आप थोड़ा टाइम निकाल के माइंड मैप लेने बैठे हो, तब जाके एक चैप्टर प्रिपेयर होता है। पता है हम कहां गलती करते हैं? कई बच्चे बोलते हैं भैया मैंने बहुत लेक्चर्स लिए लेकिन मुझ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहे। देख मैं बताता हूं क्यों नहीं बन रहे। तूने एक चैप्टर को करने में पहले 15 घंटे दिए थ्योरी को, फिर तूने कम से कम 5 से 8 घंटे दिए सॉल्विंग को। मैं कह रहा था कि बस 2 से 3 या 4 घंटे दे देता माइंड मैपिंग को या फिर रिवीजन को। अगर ये एक बार को कम हो, ये 10 हो 9 हो चलेगा, एक बार को ये भी 4 या 5 या 3 हो चलेगा। अगर ये अच्छे से हो जाए तो फिर भाई
काम बन जाता है। व्हेन यू हैव द होल चैप्टर इन योर माइंड एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चंस, देन इट गेट्स अ लिटिल इजियर रादर देन कि कंटिन्यूअसली जगलिंग एंड नॉट न्यूइंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर एक बार अच्छे से दिमाग में बैठ गया तो फिर चीजें करने में आसानी होती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सॉल्विंग कम करनी चाहिए या थ्योरी में कम टाइम देना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि रिवीजन एफिशिएंटली करना चाहिए। तो अगर आपने चैप्टर में 21 से 22 घंटे दे दिए हैं, बस आप 2-3 घंटे दूर हैं उस चैप्टर को स्ट्रेंथन करने से। उस चैप्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अकेले उस चैप्टर के नोट्स लेके बैठने, थोड़े प्रीवियस ईयर लेके बैठने और कोरे कागज टेस्ट से खुद को पढ़ाते जाने, रिवीजन के साथ एक माइंड मैप बनाना है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। यू वुड सी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनने लगे। सो दिस यू हैव टू डू। इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैप कैसे बनता है पता पड़ गया। अब मॉक टेस्ट से पहले वाला रिवीजन क्या होता है, ये तो हमें पता है कि मॉक टेस्ट से पहले वाला रिवीजन 2 से 3 दिन पहले मॉक टेस्ट का रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। माइंड मैप्स का या फिर अपने नॉर्मल नोट्स का ही यूज होना चाहिए, ठीक है। उसमें अलग से कोई वन शॉट या फिर ऐसी चीजें प्रेफर आई वोंट से करनी चाहिए अंटिल अनलेस कि आपको चैप्टर बहुत पुराना है, भूल गए हैं, तो वन शॉट कैन बी प्रेफर्ड। वन शॉट इज नथिंग अ बैड थिंग, पर कोशिश करिए कि अपने माइंड मैप या अपने नोट्स से ही रिवीजन हो जाए मॉक टेस्ट वाला। अब आते हैं फाइनल ओवरऑल रिवीजन ग्रेडिंग। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है कि ओवरऑल रिवीजन, जैसे कि ये तो हो गया मॉक टेस्ट का रिवीजन। मुश्किल से कितने चैप्टर होंगे? 3, 1 पर सब्जेक्ट। जब आ जाती हैं चीजें लगभग 4 चैप्टर पर सब्जेक्ट आ रहे हैं या फिर 6 चैप्टर आ रहे हैं या फिर हम यही कह रहे हैं कि असली जेई का पेपर है, तब कैसे रिवीजन करें? ये वाला रिवीजन बिना इन तीनों के नहीं हो सकता। तो लास्ट वाले पे मैंने रेड मार्कर से लिखा ही इसलिए ग्रेडिंग, मतलब कि दिस वाला रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस वुड ओनली हैपन इफ यू हैव डन द 3 रिवीजंस। आपका पेपर निकलेगा ही इसकी वजह से, जब पूरे माइंड मैपिंग का एक पूरा प्रोसेस होगा आपके पास, तब आप ये वाला रिवीजन कर पाएंगे। तो भैया अलग से इसको लिखने की क्या जरूरत? अलग से ही इसको इसलिए लिखता हूं जिससे कि समझा पाऊं कि इन तीनों का रोल कितना है। ये एकदम पेपर से पहले वाली चीज अगर तुम अभी प्रिपेयर नहीं करोगे तो तब नहीं एकदम से आ जाएगी और इसके बिना पेपर भी नहीं निकलेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से किया जाना चाहिए और मैंने फिर बोल रहा हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट रिवीजन अपने हाथ में लेता है और खुद करता है। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है इस पर मैं 1-2 वीडियो और बना डालूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही में जर्नी डिसाइडिंग पार्ट, जर्नी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरी जर्नी ही रिवीजन पर बेस्ड होती है। जितना ज्यादा रिवीजन, जितना अच्छे से रिवीजन, उतना आप रिवीजन मतलब ये नहीं है भैया 2 चीजें पढ़ ली लिमिटेड से उन्हीं को रिवाइज करते रहे, 2 फॉर्मूले रट लिए उन्हीं को रिवाइज करते रहे। नहीं, दैट्स व्हाट नॉट आई एम सेइंग। लेट मी नो आपके क्या और डाउट्स हैं इन दी कमेंट। अगर इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दी वर्कशॉप प्लीज जाके देखो। दिस वाज इट। मुझे बताओ और किन टॉपिक्स के ऊपर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, किन चीजों के ऊपर तुम्हारे डाउट्स हैं। आई वुड मेक अ वीडियो फॉर दैट। तब तक के लिए सिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहो, जिम्मेदार बनो। सिया, अभी साइनिंग ऑफ।